साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। एक मुहावरा है साथियों, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। दरअसल पेशा नियमावली जब से हेमंत सरकार ने लाई है सामने और मोहर लगाई है कैबिनेट की, तब से विपक्ष जो है लगभग यही बातें कर रहा है। अब सवाल उठता है कि इस आरोप में कितना दम है। इसके साथ सवाल यह भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से आक्रामक मूड में है, हमले कर रही है, तो सवाल उठना लाजमी यह हो जाता है कि साहब आप भी सत्ता में शामिल रहे। लगभग 19 वर्षों तक आपकी सरकार भी रही, लगातार ना सही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आप सत्ता में शामिल रहे। कई मुख्यमंत्री रहे आपके, पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, दूसरे, ये सब भारतीय जनता पार्टी के ही रहे। और आज ज्यादा वोकल है पेशा रूल को लेकर कि ये गलती, वो त्रुटियां, इसे अनदेखी कर दी गई, आदिवासी अधिकारों का, परंपराओं का हनन हो गया, ये सारी चीजें। रघुवर दास फुल फ्लैज 5 साल तक सीएम रहे और ऐसे समय सीएम रहे जब डबल इंजन सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी का यह आम मुहावरा है, डबल इंजन सरकार। तब सवाल तो उठेगा साहब कि आप सो रहे थे क्या, या कान में रुआ हुआ डाल रखा था आपने? तब आदिवासी का दर्द, दुख, परेशानी, उसके अधिकार, उसके हक दिखलाई नहीं दे रहे थे आपको। आपको इतने दिखलाई दिए थे कि सरना, जाहिर स्थान, सब सारे जो जमीनें थी आदिवासी की परंपरागत पुरखों से चली आ रही थी, उसे लैंड बैंक में डाल दिया गया था, इसलिए कि धन्ना सेठों को खनन की अनुमति दी जा सके, हरी झंडी दी जा सके। आप ही के दौर में हुआ साहब, पत्थलगढ़ी आदिवासियों को नहीं करने दिया गया। ढेरे जो आंदोलनकारी थे नक्सली के नाम पर जेलों में ठूस दिए गए थे। ये उसी दौर में हुआ था कि हजारों ऐसे लोग, जिसमें कई लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार भी शामिल थे, सब थे। तो सवाल उठेगा, सवाल हेमंत सरकार पर भी उठेगा, उठना चाहिए। लेकिन आपकी जहां जहां सरकार है, पेशा जहां जहां लागू, वहां क्या स्थिति है? कई सवाल है, सवाल दर सवाल है, मुझे जवाब चाहिए। जवाब मुझे नहीं, जनता को चाहिए, झारखंड को चाहिए। दरअसल बेचैन तो है, बौखलाई भी तो भाजपा है, ये हकीकत। और हेमंत सरकार ने जब ला ही दिया पेशा रूल, तब तिलमिलाहट, कुछ तो करना है और बोलना भी चाहिए। विपक्ष में आप है, सवाल उठाना चाहिए, धरना प्रदर्शन, हम तो कहते हैं विपक्ष सड़क पर दिखे, विपक्ष दिखना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन जो तार्किक बातें हो उसे उठाना चाहिए। देखिए, मुकेश बिरुआ है, आदिवासी समाज से आते हैं, प्यार प्यार से धीरे धीरे बातें करते हैं, लेकिन आप गौर से सुनेंगे उनकी बातों को तो भेजा में आती है, घुसती है उनकी बातें। तो उन्होंने जितने आरोप लग रहे हैं, खास करके भाजपा ने जो जो आरोप लगाए हैं, सबको तोड़ उनके पास मुंह तोड़ जवाब जिसे कहते हैं, वो उन्होंने दिया। अब जैसे ग्राम सभा को उतने अधिकार नहीं होंगे, सब बता दिया। ये आरोप है कि रूढ़ी जन प्रथा परंपराओं को नहीं माना जाएगा, वो शब्द हटा दिया गया, ये सब सारे जवाब है। और जो नियमावली है उसके अनुसार, उसके जो क्लॉज है उसके अनुसार उन्होंने बताया है, बिल्कुल स्क्रीन पर आप देखेंगे। अब क्या जवाब होगा? अब चंपईदा भी बोल रहे हैं ना, देखिए आप लगातार। अब चंपईदा करे क्या? चले तो गए थे, वो जो सपने दिखाए गए सपने तो पूरे हुए नहीं। अब बहुत मुसीबत है, अब इधर आए तो कैसे? क्योंकि अब भतीजे जो है हेमंत सोरेन साहब, उनका कहना है आना तो आइए साहब, कोई शर्त वर्त नहीं है। अब बेटे के कैरियर को देखना, उसे भी विधानसभा चुनाव लड़वा लिया 2-2 बार,
आम विधानसभा चुनाव, उसके बाद आपने देख लिया उपचुनाव भी लड़वाया घाटशिला का, चारों खाने चित हो गए, बस एक ही मुद्दा है उनके पास, लगे पीट रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मुकेश बिरुआ ने बहुत सलीके से, कायदे से, तर्कों के साथ अपनी बात रखी है, उसको सुना जाना चाहिए। आज हम पेशा कानून पर जो भी विरोध के सुर हैं उसकी सच्चाई लाने की कोशिश करेंगे ताकि राजनीति को भी हम समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन मुंडा ने झारखंड पेशा नियमावली 2025 पर आरोप लगाया है कि इसमें रूढ़िजन्य विधि, धार्मिक प्रथा और परंपराओं का उल्लेख नहीं किया गया है तथा नियमावली पेशा कानून की मूल भावना के विपरीत है। उनके बयान में कहा गया है कि सरकार ने पेशा की आत्मा की हत्या की है और परंपराओं को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं कि इस आरोप में कितनी सच्चाई है। पेशा नियमावली 2025 का नियम 2 अंगा ग्राम सभा अध्यक्ष से अभिप्रेत है अनुसूचित क्षेत्र के पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति। यहाँ तो परंपराओं और रीति रिवाजों का सीधा उल्लेख है। फिर आगे नियम 2 झ सामुदायिक संसाधन से अभिप्रेत है ग्राम की प्रथागत सीमा के भीतर स्थित सामुदायिक उपयोग के भवन एवं सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल जैसे सरना, मसना, जाहिर थान और इसी प्रकार के अन्य स्थल। यहाँ भी धार्मिक और सांस्कृतिक शब्दों का उल्लेख है। नियम 2 था ग्राम से अभिप्रेत है आवास या आवासों का समूह या पूर्वों का समूह से मिलकर बना समुदाय जो परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंधन करते हों। फिर आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 नियम 3 से 6 में स्पष्ट उल्लेख है कि पारंपरिक ग्राम और सीमाओं की मान्यता उपायुक्त द्वारा टीम गठित कर किया जाएगा जिसमें पारंपरिक ग्राम सभा की पहचान की जाएगी जो परंपरागत व्यवस्था पर आधारित है। फिर नियम 7 का 3 ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता उस ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो उस ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो, जो ग्राम प्रधान जैसे मांझी, मुंडा, पाइन, महतो या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो। नियम 12(1) ग्राम सभा अध्यक्ष पर आसीन व्यक्ति जो परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त यथा मांझी, मुंडा, पाहन, महतो या अन्य नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भी रीति रिवाज की बात है। अध्याय 7 के नियम 22(1) सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन। ग्राम सभा अपने पारंपरिक सीमा के भीतर के सामुदायिक संसाधनों एवं प्राकृतिक संसाधनों का अनुसूचित जनजाति परंपरा के रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं के अनुसार प्रबंध कर सकेगी। और नियम 22(4) ग सामुदायिक संसाधनों का नियंत्रण एवं प्रबंधन समुदाय के पारंपरिक पद्धति तथा प्रथाओं के अनुसार किया जाएगा। अध्याय 8 नियम 23(1) परंपराओं का दस्तावेजीकरण है। इसमें ग्राम सभा अपने क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातीय समुदायों एवं अन्य समुदाय के रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं का संधारण करेगी एवं उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। फिर नियम 23(2) में राज्य सरकार द्वारा गांव के अधिकार एवं दायित्व के संबंध में निर्गत नियम अनुसूचित जनजाति प्रथा सामाजिक, धार्मिक और पारंपरिक प्रबंधन के अनुरूप होगा, ये कहता है। फिर 23 का 2 का यदि ग्राम सभा में यह राय हो कि कोई नियम जिसे अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित किया गया है वह उनकी प्रथा, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं का कोई भी विषय जो अनुसूचित क्षेत्रों के दायरे में आता है के अनुरूप नहीं है तो ग्राम सभा इससे संबंधित प्रस्ताव पर बैठक में निर्णय लेगी। फिर 23(3) ग्राम सभा अपने समुदाय की परंपरा के अनुरूप ग्राम सभा क्षेत्र में निम्न कार्रवाइयों या कार्यों के लिए सक्षम होगी। फिर आगे 23(3) घ विवादों का समाधान पारंपरिक रीति रिवाजों एवं प्रथागत कानून के अनुसार किया जाएगा। नियम 30(1) का ग्राम सभा अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले मिट्टी, पत्थर, बालू, मोरम इत्यादि सहित अन्य लघु खनिजों के ग्रामीण परंपरागत प्रथाओं के अनुसार सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में स्वयं के उपयोग के लिए सक्षम होगी। नियम 33(1) अंगा में उल्लेख है कि उपरोक्त CNT एक्ट 1908 की धारा 71A, 72 तथा 73 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत SPT एक्ट, विल्किंसन रूल, अन्य प्रथागत कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को ये सब नज़र नहीं आए, या आपके आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं? आप मंथन करके देख लीजिए। रूढ़िजन्य विधि हो, प्रथागत कानून हो, जिसे नियम 22 और 23 के विभिन्न धाराओं में उल्लेख किया गया है, धार्मिक प्रथा से संबंधित जानकारी भी सुसंगत धाराओं में मैंने आपको धारा दर धारा बता दिया। साथ ही परंपराओं को आत्मसात करने की बात कई बार उल्लेखित है, जिससे ग्राम सभा की संरचना और कार्यों को परंपरागत बनाने की कोशिश हुई है, जो मूल पेशा कानून की भावना से मेल तो खाती हुई नजर आ रही है। सरकारी हस्तक्षेप की संभावना, जो कि मैंने पिछले वीडियो में जानकारी दिया था, वह तो बरकरार है। कोल्हान का मानकी मुंडा संघ ने तो झारखंड पेशा नियमावली 2025 को ही असंवैधानिक बोल दिया, लेकिन इसे भी देख लीजिए। इसमें मानकी मुंडा संघ के अध्यक्ष गणेश पाठ पिंगुआ उस समिति में नजर आ रहे हैं जिसका योगदान झारखंड पेशा नियमावली 2025 बनाने में रही है। साथ ही हो समाज से एक और व्यक्ति सुषमा विरोली भी नजर आ रही है, और चेहरे देखकर स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये लोग वास्तव में झारखंड पेशा नियमावली 2025 को झारखंड में लागू करने से खुश हैं। लेकिन 2 दिन बाद ही संघ की बैठक बुलाकर अपने द्वारा बनाए झारखंड पेशा नियमावली 2025 को ही असंवैधानिक बताया जा रहा है। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, बाकी समाज के लोग यही सब खबरें देखकर अपना पक्ष देख लें। नियम बनाने में भी संघ और विरोध में भी संघ। चलिए, राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन मेरा काम सच्चाई बताने की कोशिश है, तो यह समझने का कोशिश करते हैं कि क्या झारखंड पेशा नियमावली 2025 असंवैधानिक है। इसका सीधा उत्तर तो नहीं है। झारखंड पेशा नियमावली 2025 असंवैधानिक नहीं है। मानकी मुंडा संघ का आरोप कि यह असंवैधानिक है का कोई संवैधानिक आधार है भी या नहीं, अब उसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 244(1) है, जिसे 5वीं अनुसूची क्षेत्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत देश के आदिवासी इलाके आते हैं। इसी के प्रावधान 243(m)(4) के तहत पेशा एक्ट 1996 संसद द्वारा पारित हुआ। झारखंड पेशा नियमावली 2025 राज्यपाल की शक्तियों के तहत अधिसूचित है और झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 131(1) से जुड़ी है, जिसे राज्य सरकार ने पेशा एक्ट 1996 को अपने राज्य में अनुकूलित करने के अधिकार के तहत बनाई है। इसीलिए नियमावली संविधान की स्पष्ट प्रावधानों पर आधारित है। इसे असंवैधानिक ठहराना अनुच्छेद 243(m)(4) को ही असंवैधानिक ठहराना होगा, जो संभव नहीं है। और साथ ही न्यूज में यह भी बात लिखी है कि मानकी मुंडा संघ के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून लागू ही नहीं हो सकता। अब इसका क्या जवाब दिया जाए? आप इन लोगों की स्थिति को समझ सकते हैं, क्योंकि ये लोग झारखंड पेशा नियमावली 2025 बनाने में भी थे और अब विरोध में भी। तो इस तरह से संघ की स्थिति के बारे में आपको मैंने सच्चाई बता दी और संवैधानिक प्रक्रिया भी बता दिया। अधिकार हनन की बात भी लिखी है, इसको हम कमज़ोर क्रियान्वयन के रूप में देख सकते हैं। आप इसे भी देख लीजिए। आदिवासी संगठनों के नाम पर भी झारखंड पेशा नियमावली 2025 का विरोध दर्ज किया जा रहा है। इसे मूल भावना से विपरीत बताया गया। चंपई सोरेन ने तो पेशा नियमावली पर आदिवासी समाज को धोखा देने की बात कही गई। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने नए नियमों के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही। तो इन जगहों पर कमजोरियां हैं, आप मेरे पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लेकिन असंवैधानिक या मूल भावना से विपरीत जैसे शब्द अतिशयोक्ति भरे शब्द हैं। झारखंड पेशा नियमावली से संबंधित पिछले वीडियो में मैंने पेशा एक्ट 1996 के सभी प्रावधानों के साथ झारखंड पेशा नियमावली 2025 की तुलना धारा दर धारा की हुई है, जिसमें यह तो स्पष्ट है कि कई अधिकार बढ़ाकर भी दिए गए हैं, तो कई को हूबहू दिया गया और कई जगह पर सुधार की संभावना है। कमजोरियां हैं, लेकिन पूर्ण विपरीत नहीं, जैसा कि अखबार के हेडिंग में दिख रहा है। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि आप अपने अपने गांव के ग्राम सभा की बैठकों में शामिल होइए और शामिल होना शुरू कीजिए। अच्छा, मैंने तो अपने गांव के ग्राम सभा में 4 जनवरी की बैठक में शामिल भी हुआ और लघु खनिजों से संबंधित अधिकारों की चर्चा भी हम लोग किए। क्या आपने किया? इसका भी मंथन करें। गांव की ग्राम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए। वहां आदिवासी समाज को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह का माहौल बनाने का कोशिश हो रहा है, उसमें मुझे तो लगता है कि ये लोग सब आपस में मिले तो नहीं हुए हैं। सरकार ने झारखंड पेशा नियमावली लागू कर दिया, इससे बिल्कुल काम नहीं होगा ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन सरकार के लिए भी अच्छा ही होगा यदि विरोध होता है तो।
क्योंकि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 पर ही निर्णय लेकर काम चलता रहेगा। बालू घाट, लघु वनोपज और केंद्र का पैसा भी आएगा, क्योंकि पेशा नियमावली लागू हो गई है। एक तरफ सरकार लागू करके अपना वादा पूरा करने की बात कर रही है, तो राजनीतिक विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठन अपना अस्तित्व को बचाने के लिए विरोध भी कर रहे हैं। देखा जाना चाहिए कि हमारे आदिवासी संगठन गांव समाज में कितना काम किए हैं, कितनी ग्राम सभाओं में उपस्थिति दी है। कम से कम अपनी ग्राम सभा में तो दे ही। यदि किसी भी ग्राम सभा में भाग नहीं लेकर अखबार में नाम कमा रहे हैं, तो आदिवासी समाज को यह भी देखना चाहिए। कहने का मतलब हमेशा विरोध करना है बोलकर हम यदि विरोध करें तो यह ठीक नहीं होगा। किसी भी कानून को अमल में लाइए, फिर जो परिस्थिति बनेगा उस पर सरकार और राजनीतिक पार्टी या जन आंदोलन खड़ा कीजिए। 29 साल बाद पेशा नियमावली बन पाई है। सब ने अपने अपने स्तर पर दबाव बनाने का काम किया। कुछ दिन पहले वाले वीडियो में मैंने एक जानकारी दी थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को अंतिम रूप देने से पहले 400 गांव में बैठकें आयोजित करके रायशुमारी हुई थी। तो झारखंड में उतने बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन फिर भी कई सामाजिक संगठनों को आमंत्रित करके राय ली गई। भूमि अधिग्रहण का खतरनाक वाला संशोधन, जिसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की बाध्यता को समाप्त करने का नियम 2016 में रघुवर दास ने ही लाया था। उस समय तो सरकार किसी की सुन भी नहीं रही थी और लागू कर दिया। इस समय वैसी स्थिति तो नहीं है। फिर भी कानून लागू होने के बाद नकारात्मक माहौल बनाने से आदिवासी समाज को ही नुकसान होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए इस माध्यम से मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें अपने गांव को, अपने समाज को मजबूत करने की ज़रूरत है। वहाँ हम ज़्यादा समय बिताएं। कानून लागू होने के बाद नकारात्मक माहौल बनाने से अच्छा है कि जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने का प्रयास हो। जब दूसरे कानूनों के नाम पर या किसी अन्य कारणों से आदिवासियों के अधिकारों पर नकारात्मक असर होगा, तो उस समय भी राज्य के आदिवासी जिस तरह CNT एक्ट के संशोधन के रघुवर दास के प्रयास पर एकजुट होकर जन आंदोलन खड़ा किए थे, वह भी किया जा सकेगा। और यदि सरकार के इरादे इसे लागू करने में टाल मटोल की होगी तो सरकार बदल दी जाएगी। बचे हुए लोकतंत्र में हम इतना तो सोच ही सकते हैं। ये अलग बात है कि आगामी 10 फरवरी से झारखंड में भी SIR होने वाला है। उसकी हमारी तैयारी कितनी है, इस पर भी मंथन कर लीजिए। क्योंकि यदि SIR पर हम गंभीर नहीं होंगे तो मैंने इस वीडियो में स्पष्ट कर दिया था कि झारखंड में 2 लाख से ज़्यादा वोट काटे जा सकते हैं। तो इस तरह कई धारा और संविधान सम्मत जानकारी देते हुए आपको मैंने इन अखबारों में छपी खबर की सच्चाई बताने की कोशिश की है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे द्वारा बताई गई बात हमेशा सही ही हो। आप भी अपने स्तर से जानकारी हासिल करें और आदिवासी समाज को सही जानकारी देने का प्रयास करें। जब कोई समाज जागरूक होता है तो अधिकार भी कदमों में आ ही जाता है। तो साथियों, आपने मुकेश बिरुवा की बात सुनी। मुझे लगता है कि जितने सवाल आपके जहन में होंगे, सारे सवालों का तार्किक जवाब मुकेश बिरुवा ने दे दिया है और बजाते हवाले उदाहरण के साथ दिया है। किंतु परंतु की बात यहां नहीं दिखती। मैं साभार उनका ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, और अब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।